बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए दरकार होती है। इसकी डिफाइन देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले इसकी डिफाइन है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्राम आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी की वो मिकदार जो आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, सेकंड होती है और थर्ड होती है। तो ये डिपेंड करती है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एटम से के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो उसके लिए जो दरकार एनर्जी होगी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम का एटम है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी 494 किलो जॉल पर मोल होगी। सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी 490 किलो जॉल पर मोल होगी। इसके बाद है जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। if second electron is removed from 1 mole of 1 positive ion, यानी एक एटम है, उसने पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब उसे अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके लिए जो दरकार एनर्जी होगी उसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम का कैटायन जब अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू 1150 किलो जॉल पर मोल होगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 590 थी, यानी बहुत कम है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 1150 है, ये उसका तकरीबन डबल के करीब है। उसके बाद होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। if third electron is removed from 1 mole of 2 positive ion, यानी कोई केटाइन है जिसके ऊपर पहले से 2 पॉजिटिव चार्ज है और उसे हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो दरकार एनर्जी होगी उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मिसाल के तौर पर कैल्शियम का एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का केटाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन को पहले लूज कर चुका है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो 40 किलो जॉल पर मोल होगी। इसके बाद फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी
कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं, यानी वहाँ से वैल्यू उसकी उसके चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी, ज़्यादा होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ से उस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, टफ होगा, और उसके लिए जो दरकार एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा increases तो आयनाइजेशन एनर्जी will increase। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी साथ साथ बढ़ेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। उसके बाद सेकंड फैक्टर हमारे पास साइज ऑफ एटम्स। एटम आर फाइन। बड़े साइज के जो एटम होते हैं उनके लिए उनमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज़्यादा होता है। जब फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, और उसके लिए जो दरकार एनर्जी होगी वो भी कम चाहिए होगी। तो अगर साइज बढ़ेगा लार्ज साइज एटम है लो आयनाइजेशन एनर्जी, और जो स्मॉल साइज एटम होंगे है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जिन एटम्स का साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, यानी कम होगी, और जिन एटम का साइज स्मॉल होगा, छोटे साइज के जो एटम होंगे, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। फुली फील्ड या पार्शियल फील्ड जो होते हैं एटम्स, फुली फील्ड और पार्शियल फील्ड जो एटम्स होंगे ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस हैज noble gases have high IE वैल्यू। नोबल गैसेस होती हैं, इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 और NP6, यानी इनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन के अंदर जो है वो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन की बनिस्बत ऑक्सीजन के, तो इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ होगी, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2px
2py 2pg। तो तीनों ही जो पी सब शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px 2py 2pg। तो 2px के अंदर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों का अगर मुवाजना करें तो जो नाइट्रोजन के पी सब शेल हैं इनके तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन का जो सब शेल है पी सब शेल है इसके अंदर पी 2px के अंदर 2 हैं, यानी इसकी हाफ रेट ज़्यादा है और ऑक्सीजन की हाफ रेट कम है। तो इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की निस्बत।